वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। जिस चैप्टर में हमें आज जानना होगा दो चरों वाले समीकरणों के बारे में। तो आइए अब हम जानते हैं दो चरों के समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रैखिक समीकरण क्या है और कैसे हम कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो देखिए, हमने एक उदाहरण भी लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण उसे कहा जाता है जब कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें घात जो है अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे x प्लस वाई बराबर से 1, ये एक रैखिक समीकरण होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x जो है वो एक चर है, y जो है वो भी एक चर है, और यहाँ पर जो 1 दिया हुआ है वो एक अचर पद है। यहाँ पर एक जो है वो एक निश्चित मान है, जिसकी वजह से x प्लस वाई बराबर 1 हो गया है। और यहाँ x की घात जो है वो 1 है और y की घात भी 1 दी हुई है। तो जब किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 हो तब उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण जो है वो दो चर वाले इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर यदि x के साथ कोई संख्या लगी हुई होती तब हम कहते कि x के गुणांक में 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम इसको बदल कर कुछ इस प्रकार लिखें कि 5x प्लस 7y बराबर से 1, तो हम कहेंगे कि जो 5 है वो x का गुणांक है, जो 7 है वो y का गुणांक है, तो 5x प्लस 7y बराबर 1 होगा। और 1 जो है वो यहाँ पर अचर संख्या होगी। अगर इस समीकरण के हम स्टैंडर्ड फॉर्म को, सामान्य रूप को पढ़ें जो सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है, तो इसका जो सामान्य रूप है वो होता है ax प्लस by बराबर से c होता है। यहाँ पर a, b और c, a, b, जो c है, ये सभी पूर्णांक होते हैं। ये सभी कोई ना कोई मान होते हैं, जरूरी नहीं है कि पूर्णांक हो, लेकिन ये वास्तविक संख्याएं जरूर होती हैं। वास्तविक संख्या, और ये वास्तविक संख्याएं जो होती हैं यह इनमें से a और b, a, जो b है वो x, y के गुणांक होते हैं। इस प्रकार ये इनके गुणांक होते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जब कोई कथन हमारे सामने लिखा हुआ होता है तो उस कथन को हम कैसे और रैखिक समीकरण में परिवर्तित करते हैं। जब भी किसी कथन को हम रैखिक समीकरण में परिवर्तित करें तो हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा, जिस राशि का मान या कोई राशि पर आधारित संख्या हमें दी हुई है और उसका मान हमारे पास निश्चित नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब उसे मानना होगा तो हम उसे चर के रूप में मानेंगे। जैसे कि देखो, इसे पढ़कर देखते हैं। एक दुकान पर 2 किलो सेब, तो सेब दिया हुआ है, और दूसरा है और 1 किलो अंगूर, और अंगूर है जिनका मूल्य 160 रुपए है, 160 रुपए के हैं। इसका मतलब हमें सेब जो है वो 2 किलो लेने थे और अंगूर 1 किलो लेने, तो हमें 160 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अब हम बार बार सेब और अंगूर तो नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेब को तो मान लेंगे x और अंगूर को मान लेंगे y। तो हम यहां लिख सकते हैं। तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। तो अब देखिएगा, तो जो हम सेब है हम कह सकते हैं कि सेब बराबर होगा x, अंगूर बराबर होगा y के। तो अब यहां पर सवाल के अनुसार हम लिखेंगे कि 2 किलो जब सेब लिए जाते हैं तो इसका मतलब है x को 2 बार लिखना होगा, तो हम लिखेंगे 2 गुणा x, और 1 किलो अंगूर, तो इसका मतलब 1 गुणा y। जब इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो हमें 160 रुपए देने होते हैं, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 160 के। अब दोनों को एक साथ करके लिख सकते हैं। 2 गुणा x करने पर आता है 2x, प्लस 1 गुणा y करने पर आएगा y बराबर 160। तो इस प्रकार हम आसानी से दिए हुए कथन को समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी के साथ में दूसरा देखिए, 1 महीने के बाद में 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपए के हो गए। तो दूसरी तरफ लिखते हैं, हमें सेब को x और अंगूर को y ही मानना पड़ेगा। तो 4 किलो सेब, तो इसका मतलब है 4 गुणा x प्लस 2 किलो अंगूर 2 गुणा y बराबर कितने के हो गए, 300 रुपए के। तो यहाँ 300 लिखेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, 4 गुणा x का मतलब है 4x, प्लस 2 गुणा y का मतलब 2y, और बराबर होगा 300 के।
तो दूसरा समीकरण हमारे सामने ये तैयार हो गया है। तो इस प्रकार हम चाहें तो किसी भी कथन को समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना होगा जिस राशि पर, जिस नाम पर या किसी राशि पर पूरा सवाल या फिर निश्चित कोई मान आधारित होता है तो उसे हमें सबसे पहले मानना होता है, क्योंकि उसका मान तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें उसे पहले मानना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो सवाल है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हम सेब और अंगूर को कोई भी मान नहीं देंगे तो ये सवाल हमारे लिए जैसा लिखा हुआ है कथन में ये वैसा ही रह जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, तो आइए उसे अब देख लेते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रैखिक समीकरण से रेखा का निर्माण करना। तो हम रैखिक समीकरण से रेखा का निर्माण कैसे करेंगे कि जो रैखिक समीकरण हमारे सामने दिए हुए होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने दो रैखिक समीकरण लिखे हैं, एक है x + 3y बराबर से 6 और दूसरा है 2x - 3y बराबर से 12। तो जो रैखिक समीकरण होते हैं ये हमें एक रेखा का निर्माण करके देते हैं। वो कैसे देते हैं कि इधर की तरफ देखिएगा, मैंने एक निर्देशांक ज्यामिति में से एक तल बनाया हुआ है जिसे कार्तीय तल कहा जाता है, जिसमें x अक्ष और y अक्ष होते हैं। जो यहाँ पर ये लिखे हुए ये अक्ष हैं, इनको अक्ष कहा जाता है, ये y अक्ष है। और इसमें जो निर्देशांक है वो पहला निर्देशांक x का होता है और दूसरा निर्देशांक y का होता है। इन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है कॉमा लगाकर। तो बीच में जब ये निर्देशांक जो हैं कार्तीय तल में जो अक्ष हैं, जब ये एक दूसरे को ये काट कर जाते हैं तो जिस बिंदु पर ये काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं और उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, क्योंकि इसमें दाईं तरफ के सभी निर्देशांक प्लस के होते हैं, ऊपर की ओर के जितने भी निर्देशांक है वो सब प्लस में होते हैं और बाईं ओर के सभी निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं और उसके अलावा नीचे की ओर के सभी निर्देशांक जो है वो भी ऋणात्मक होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि यदि हमारे पास में x + 3y बराबर 6 एक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा है 2x - 3y बराबर से 12 और दूसरा समीकरण दिया है, तो हम इसे रेखा के रूप में कैसे बदलेंगे? तो रेखा में इसे बदलने के लिए हमें इन निर्देशांकों को इस कार्तीय तल पर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें आवश्यकता होती है सत्यता सारणी की। सत्यता सारणी, जो सत्यता सारणी है उसके लिए हमें कुछ ऐसे मान रखने होते हैं। हम एक का मान रखते हैं, जैसे x का मान वहां पर मानते हैं और y का मान हमारे सामने निकल कर आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 के लिए और फिर समीकरण नंबर 2 के लिए बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 के लिए देखिएगा, समीकरण नंबर 1 के लिए हम सत्यता सारणी बनाते हैं। तो इसमें पहला मान x का है और दूसरा y का। यदि हम x का मान पहले 0 रख लें, तो यहां अगर मैंने x का मान 0 रखा तो देखिए इसको मैं थोड़ा हल करके आपको बता देता हूं। तो ये लिखा हुआ है x + 3y बराबर से 6। x को अगर 0 माने तो 0 प्लस, अब ये बचेगा 3y बराबर से 6। y का मान निकालना है तो 3 गुणा में है तो वो भाग में जाएगा, तो y बराबर से कितना हो जाएगा? y बराबर से 2। तो x 0 रखने पर y 2 आ गया है। अब उसके बाद में दूसरा मान रख के देखते हैं, x का ही कोई दूसरा मान रख सकते हैं, या फिर हम एक काम करें, जो यहाँ पर हमारे सामने y दिया हुआ है हम y को इस बार 0 कर दें। तो y को जब 0 किया जाएगा तो समीकरण कैसा बन जाएगा? देखिएगा जरा, जो समीकरण है वो कुछ इस रूप में परिवर्तित होगा, x + 3 × 0 बराबर से 6 होगा। अब 0 का गुणा जिस भी संख्या से करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, तो हम लिखेंगे x + 0 बराबर से 6 और x बराबर से 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब y को 0 करने पर x का मान 6 हमें प्राप्त हो गया है। तो हमारे पास में 2 बिंदु मौजूद हैं। इसी प्रकार हम दूसरी सत्यता सारणी बनाएंगे। तो ये है समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए अब बताएंगे हम समीकरण नंबर 2 के लिए सत्यता सारणी, जिसमें समीकरण 2 दिया हुआ है। हमें पहले सारणी बना लेते हैं। सारणी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी हमारी। इसमें पहला मान x का, दूसरा y का होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 2x - 3y बराबर से 12। अब इसमें यदि x का मान 0 रख दें, बिल्कुल वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 0 का मान इसलिए रखा जाता है, यदि आपके दिमाग में आए कि हमने 0 क्यों रखा, 0 इसलिए रखा जाता है क्योंकि 0 का गुणा जब भी हम किसी संख्या से करते हैं तो उस पूरी संख्या का मान 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, जब x को 0 रखेंगे तो x पूरी तरह से गायब हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ y बचेगा, और जब y को 0 रखेंगे तो y पूरी तरह से गायब हो जाएगा, y वाला जो पक्ष था सिर्फ x बचेगा फिर उससे। तो इस कारण ये जो सवाल है थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिएगा, अगर हम x बराबर 0 रख दें, जब x बराबर 0 रखते हैं तो 2 × 0 - 3y बराबर होता है 12। तो ये बचेगा -3y बराबर से 12। तो जिसमें y का मान निकालेंगे, y बराबर से कितना हो जाएगा? 12 बटे -3।
अब 3 से 12 काटेंगे बराबर 4 आएगा, और माइनस जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा y बराबर से -4। तो हमने क्या रखा था, x को 0 रखा, तो y हमें -4 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में इसका उल्टा करेंगे, y को इस बार 0 रख के देखेंगे, तो उसे हल कर लेते हैं। देखो आओ, जब उसे हल करते हैं तो सवाल कैसे हल होगा, देखिएगा कि यहाँ पर 2x - 3 गुणा 0 बराबर से 12 होगा, तो ये पूरा मान 0 हो गया, जिसमें 2x बराबर हो जाएगा 12 के, तो x का मान निकालेंगे तो x हो जाएगा 12/2 बराबर से 6 होगा। तो x का मान कितना हो गया, x का मान 6 हो गया जब हमने y को 0 रखा था। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण में जब मान रखते हैं तो x का मान या y का मान रखें तो हमें समीकरण के हल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इन्हीं निर्देशांकों को एक बार में इन दोनों को लेंगे और दूसरी बार में इन दोनों को, ये समीकरण 1 को दर्शाएंगे और ये समीकरण 2 को। इससे हमें एक रेखा प्राप्त होगी, और रेखा की स्थिति क्या है, वो हमें किस प्रकार हल के बारे में बताती है, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम समीकरण से रेखा का निर्माण करना सीख रहे थे, तो हम उसके आखिरी चरण पर हैं। तो आओ देखें। तो सबसे पहले x को देखो 0 कहाँ है और y को देखो 2 कहाँ पर है। तो इसमें देखें, अगर हम x जो इधर प्लस में है इधर माइनस में है, जो 0 होता है वो मध्य बिंदु में होता है, तो 0 तो ये हमें मिल गया। और उसके बाद हमें y ढूंढना था, y कितना है 2 कहाँ मिलेगा, नीचे जो है वो माइनस के y हैं और ऊपर जो है वो प्लस के हैं। तो एक बिंदु मिला हमें यहाँ पर, एक बिंदु हमें यहाँ मिल गया, इसका नाम रख लेते हैं हम a। इस बिंदु का नाम यदि हम a रखें तो इस बिंदु का नाम b रख सकते हैं। दूसरा बिंदु होगा 6 और 0। तो x का मान देखते हैं 6 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, x का मान 6 यहाँ पर है। और y का मान 0 कहाँ पर है, y का मान 0 यहाँ पर था, तो इसके लिए सिर्फ यही मान होगा। तो अब इसकी जो रेखा है वो कुछ इस प्रकार बनेगी, जो 0 यहाँ 2 से 6 की तरफ जाएगी। तो इसको इस प्रकार आगे तक बढ़ा सकते हैं, और ये बिंदु जो है हमारा ये b कहलाएगा। तो हमने एक रेखा का निर्माण कर लिया जो किसके लिए थी, समीकरण 1 के लिए। अब हम बात करेंगे अगले समीकरण वाली रेखा के लिए, जो है समीकरण 2 की रेखा, जो क्या होगी 0, -4। सबसे पहले 0 ढूंढते हैं, 0 कहाँ है, 0 हमें यहाँ मिलेगा। उसके बाद y का मान -4 है, y -4 कहाँ मिलेगा, -4 ये रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा फिर से, यहाँ अब y 0 है और x का मान 6 है, तो x का मान 6 प्लस में कहाँ है, x का मान 6 प्लस में यहाँ पर है, और y 0 का मान यहाँ पर है। तो देखिए अब ये रेखा जो है ये इस प्रकार जाएगी और 6 की ओर इसको काट कर चली जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर ये जो है दूसरी समीकरण की रेखा है, समीकरण नंबर 2। तो हमें 2 प्रकार की रेखाएं प्राप्त हो गई हैं, जो समीकरण 1 के लिए थी और समीकरण 2 के लिए। जब हम समीकरण रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो इस प्रकार हमें रेखाओं का निर्माण प्राप्त होता है, और यह रेखाओं की स्थिति जो है, जैसे यहाँ पर एक रेखा जो है वो दूसरे को काट कर जा रही है। अब ये एक रेखा जब दूसरी रेखा को काट कर जाती है तो इस प्रकार की रेखा तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो रेखाओं का कौन सा प्रकार है वो हमें किस हल के बारे में बताता है, इसका आंसर क्या होगा इस समीकरण को अगर हम हल करें, कि मुख्य रूप से सेब और अनार, या फिर हम जैसे इसको सेब और अंगूर माने, उसके अनुसार जो हमने सवाल किया था, तो उसके अनुसार सेब और अंगूर की जो कीमत है वो क्या निकल कर आएगी, कि सेब की कीमत क्या रही होगी दोनों स्थितियों को तुलना करने पर, और अंगूर की कीमत क्या रही होगी। उसी प्रकार से हम x का मान और y का मान दोनों समीकरणों को तुलना करने के पश्चात एक ही बार में निकाल सकते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जिसमें हम रेखाओं के निर्माण के बाद में अब जानेंगे रेखाएं कितने प्रकार से अपनी संरचना तैयार करती हैं और वो हल के बारे में हमें क्या सिखाती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेखाओं के प्रकार से हल ज्ञात करना। कैसे, यहां पर मैंने 3 रेखाओं के प्रकार बताए हैं। जैसा पहला है प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा संपाती रेखा, तीसरा समांतर रेखा। जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो इस प्रकार की आकृति में होती है, जो एक्स की आकृति में। कैसे, यहां पर एक रेखा जो है वो दूसरी रेखा को आकर काट देती है। जो एक रेखा हमने पहले से खींची हुई है उस रेखा को आकर एक दूसरी रेखा आकर काटती है, जिसकी वजह से पहली रेखा और दूसरी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। इस स्थिति में जब हम रैखिक समीकरण को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, जहां पर उनके गुणांक जो लिखे हुए होते हैं, उन गुणांकों के आधार पर यदि a1/a2, अब ये a1 और a2 कहां से आ गए हमारे पास में, जब समीकरण पहला होगा तो उसके पहले वाले समीकरण के गुणांक a1 कहलाएंगे और दूसरे समीकरण के गुणांक 2 कहलाएंगे, जिसमें x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और c जो है वो अचर पद होता है। तो देखिएगा, यदि a1/a2
इनको अगर भिन्न के रूप में लिखें और इनका जो मान है वह b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि बिना हल किए हुए, सवाल को हल भी हमें नहीं करना पड़ेगा और हम बता पाएंगे कि इसका जो हल है वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इसका जो रेखाओं का जो प्रकार है, जब इसको ग्राफीय विधि से हल किया जाएगा तो हमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, और जिसका मतलब होता है कि सिर्फ इसके पास एक हल होगा। जो इसका हल निकल कर आएगा वो एक मुख्य हल होगा और उसके जैसा कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। इसके बाद अगली रेखा की ओर बात करें तो वो है संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है? जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाए, जब दोनों समीकरण बिल्कुल एक जैसे हों और उनके गुणांक थोड़े अलग हों। कैसे? जिसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 यहां पर जब a1 बटे और a2 और b1 बटे b2 यहां पर x और y के जो गुणांक हैं वो दोनों ही बराबर हों यदि, तो हम कहेंगे कि रेखाएं जो हैं वो संपाती हो जाती हैं। और रेखाएं जब संपाती होती हैं तो हमें अनेक हल प्राप्त होते हैं, क्योंकि हर एक बिंदु रेखा को काटने पर, जितनी बार रेखा एक दूसरे को काटती है ना, हमें उतने हल प्राप्त होते हैं। लेकिन रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे हल होंगे वो एक हल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि रैखिक समीकरण की अधिकतम घात एक होती है, तो घात जितनी ज्यादा होंगी हल भी उतने ज्यादा होंगे। यहां एक बार क्रॉस किया जा रहा है, एक बार कटान बिंदु मिल रहा है हमें, तो एक हल है। यहां पर अगर हम ध्यान से समझें इस बात को तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है और हम जानते हैं कि एक रेखा पर अनंत बिंदु बनाए जा सकते हैं। इस कारण से इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि हमें अनंत बिंदु प्राप्त हो सकते हैं। अब हम आगे बात करें यदि समांतर रेखा की जो समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा में कभी भी ये जो रेखाएं एक दूसरे से कभी जाकर नहीं मिलती हैं। चाहे हम वर्तमान स्थिति में देखें जो हमारे सामने बनी हुई है, या फिर इमेजिनेशन से हम कल्पना करके इसको अनंत तक जाकर देखें, तब भी ये कहीं जाकर नहीं मिलेंगी। इस कारण इनकी जो आनुपातिक स्थिति है वो होती है a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, बराबर होता है जो c1 बटे c2 के। इस कारण इसका कोई भी हल नहीं होता, क्योंकि ये कहीं पर भी एक दूसरे को जाकर नहीं काटती हैं और यहां पर इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिखा है, आप इससे समझ सकते हैं। देखिएगा जो यहाँ पर गुणांक हैं हम उनको काम में लेंगे। तो देखो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो a1 जो है हम लिखेंगे 2 बटे b1 कितना है, b1 जो है a1 है ये, और ये a2 है, a2 जो है वो यहाँ पर 4 है। अभी हम चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, तो दूसरा गुणांक लिखते हैं वो है -1, क्योंकि अब यहाँ कोई भी संख्या नहीं है। जब किसी भी संख्या के गुणा में कोई संख्या ना लिखी हुई हो तब हम मान सकते हैं कि वहां पर 1 लिखा हुआ है और हमें चिन्ह यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है, इस कारण वो संख्या जो है ऋणात्मक हो जाएगी। तो हम लिखेंगे -1 बटे -1। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो c का मान है वो होगा यहाँ पर 2 बटे 4। अब देखिएगा कि यहां पहले हम इन दोनों को देखेंगे, इनका अगर हम सरल रूप लिखें तो 2 बटे 4 का जो सरलतम रूप है वो बनेगा 1 बटे 2। यदि इसको 1 बटे 2 भी लिख दिया जाए तब भी ये इन दोनों के बराबर नहीं है। ये दोनों किसी भी स्थिति में एक दूसरे के साथ बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है जब b1 बटे b2 के। तो हमें कौन सी स्थिति प्राप्त होती है? प्रतिच्छेदी रेखा वाली। और जब प्रतिच्छेदी रेखा की हमें स्थिति प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ इसका एक ही हल प्राप्त होगा। इसका जो हल है वो एक मुख्य हल होगा, जो x के लिए भी एक हल होगा हमें और y के लिए भी हमें एक ही हल प्राप्त होगा। तो इस कारण हम इनको लिखकर, इनके गुणांकों को लिखकर ही हम इसके हल के बारे में कल्पना कर सकते हैं। और इसके वास्तविक हल को जानने के लिए हमें इसकी अगली विधि पर, जो हमारा अगला पॉइंट होगा, हम उस पर चलेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि कैसे रैखिक समीकरण यदि हमारे सामने दे दिया जाए तो हम उसे कैसे हल करें ताकि हमें हल प्राप्त हो जाए। उनमें से एक मुख्य कारण जो है, या फिर हमारा मुख्य हल करने का जो तरीका है वो होता है ग्राफीय विधि से हल करना, जिसमें हमने इससे पहले उदाहरण में देखा था। यहां पर एक ग्राफ बनाकर जिसमें 2 रेखाएं हमने खींची और हमने देखा कि जिस मुख्य बिंदु पर जाकर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दें, उस मुख्य बिंदु से x अक्ष की दूरी और y अक्ष की जो दूरी होती है वही हमें x का मान और y का मान प्राप्त करने में मदद करती है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले हल की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है और कैसे हल का मान प्राप्त किया जाता है। तो आइए देख लें। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में, जो 2 नंबर का टॉपिक था, उसमें हमने हल किया था एक सवाल को, जिसमें रेखा का निर्माण हमने देखा था कि रेखा का निर्माण कैसे होता है। तो वही इसका ग्राफीय विधि का हल होता है। ग्राफीय विधि के हल के लिए हमें इसकी सत्यता सारणी की आवश्यकता होती है, तो हम इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे और
सत्यता सारणी का उपयोग करने के बाद हम यहाँ पर एक रेखा का निर्माण करेंगे और जब वो रेखाएं एक दूसरे के साथ समांतर हैं, समपाती हैं या फिर प्रतिच्छेदी हैं, उनका हल ही हमें बताएगा कि इस समीकरण का हल क्या होने वाला। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण जो 1 है वो है x + 3y = 6। तो सबसे पहले इसके लिए सत्यता सारणी की तैयार करते हैं। तो सत्यता सारणी हम यहाँ पर लिखेंगे, ये सत्यता सारणी हमने यहाँ बना ली है पहले, और इसमें हम x और y के मान रखेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि इसमें मान कैसे रखे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, यहाँ पर हम y। तो यदि x की जगह पर 0 रखा जाए, एक बार x को 0 रखना, एक बार y को 0 रखना, तो हम लिखेंगे x = 0 पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0 + 3 गुणा y = 6 है। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया। इसके बाद में y का मान निकालना है, तो उससे पहले 3y = 6 है, तो y का मान निकालेंगे तो 6/3 = 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब हमें y पर यहाँ 2 प्राप्त हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसी सवाल को आगे हल करते हैं। यदि अब यहाँ पर हम y को 0 रखें, तो अब यहाँ पर लिखेंगे y = 0 पर। y बराबर हमें 0 रखना है, तो हम यहाँ दोबारा से इसी समीकरण में मान रखेंगे। तो लिखेंगे x + 3 गुणा 0 = 6। अब यहाँ पर x + 3 गुणा 0 = 6 है, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, जिसमें लिख सकते हैं हम x = 6। तो x का मान कितना आ गया? x का मान अब हमारे पास में 6 आ चुका है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। अब ये जो हमने मान प्राप्त किया है, तो यहाँ इसको a बिंदु मान सकते हैं और इस वाले को b बिंदु मान सकते हैं। तो a के निर्देशांक क्या बनेंगे? 0,2 और b के निर्देशांक 6,0। तो इसको पहले हम वहां बना लेते हैं। तो देखिए 0,2 कहाँ मिलेंगे? 0 हमें सबसे पहले यहाँ मिलेगा, और क्योंकि x के मान को पहले पढ़ा जाता है, x का जो निर्देशांक होता है उसे पहले पढ़ा जाता है, इसलिए उसको ढूंढते भी पहले हैं और उसको बनाया भी पहले ही जाता है। तो x के लिए 0 होगा और y के लिए 2 होगा। तो y में प्लस में 2 है, तो 2 ऊपर मिलेगा हमें। तो पहला बिंदु यहाँ पर a हो गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम b पर देखिएगा, b पर क्या है? 6,0। तो इसके बारे में बात करें तो x अक्ष पर y का पूरा मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान पूरा 0 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम b बिंदु की बात करें, जो b बिंदु है 6,0 है, तो 6,0 कहाँ मिलेगा? 6,0 हमें यहाँ मिल चुका है। इसके बाद इन दोनों को अब हम मिला देंगे, तो जब इसको इससे मिलाया जाएगा तो हमें इस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, अब दूसरे समीकरण की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा समीकरण जो है वो होगा हमारा 2x - 3y और बराबर हो जाएगा 12 के। इसके बाद हम इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे। तो सत्यता सारणी हमें इस प्रकार प्राप्त होगी। देखिए इसमें यहाँ पर मान रखते हैं, ये x और ये y। एक बार x को 0 रखा जाएगा, एक बार y को 0। अब इसको हल करके देखते हैं। यदि x को 0 रखें तो x = 0 पर क्या होगा? x को 0 रखना है, 2 गुणा 0 - 3y = 12 हो जाएगा। ये पूरा मान 0 है, तो -3y = 12 होगा। और y का मान निकालना है, तो 12/-3 हो जाएगा। 3 से 12 काटेंगे, 4 आएगा। और ये माइनस जो है, जब भी कभी भाग आप कर रहे हो, भिन्न में जब आप सवाल हल कर रहे हो और हर का मान जो है वो ऋणात्मक है, तो जो ऋणात्मक चिन्ह है वो हमेशा ही अंश में चला जाता है। और अगर अंश में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है तब भी वह अंश में ही रहेगा। और मुख्य रूप से जब इसका अंतिम हल लिखते हैं, चाहे वो हल पूर्ण संख्या में आए या फिर वह पूरा हल जो है वो एक भिन्न में आए, तो वह जो ऋणात्मक चिन्ह है वो भिन्न के बाहर आ जाता है, जिससे पता चलता है पूरी की जो पूरी भिन्न है वह एक ऋणात्मक भिन्न हो गई। तो हम इसका मान लिखेंगे -4। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? -4 प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस बार हम y को 0 कर दें। यदि y = 0 हो जाए तो क्या होगा? देखो जरा। तो लिखेंगे 2 गुणा x - 3 गुणा 0 बराबर से 12 हो जाएगा। ये पूरा मान 0 है इस बार। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या होगा? देखो जरा, 2 का गुणा x से कर रहे थे, तो यहाँ पर x चाहिए अब हमें, तो जो गुणा में है वो दूसरी तरफ भाग में जाएगा। तो लिखेंगे 12/2, इससे काटेंगे से तो 6 प्राप्त होगा। x का मान कितना आ गया? 6। अब हमारे पास में यहाँ 0, -4। सबसे पहले a पर इसको अगर हम फिर से इसको या फिर a मान लें या फिर इसको p मान लें और इसे q, जो p बिंदु है वो मिलेगा हमें 0, -4 पर। तो 0 हमें यहाँ मिला। -4 क्या है? -4 का मतलब y है, और y में नीचे मिलेगा -4, ये रहा। इसके बाद ये बिंदु है हमारा P। अब Q बिंदु की तरफ देखें तो 6,0 होगा। 6 क्या है? x का मान 6 है और y का मान 0। x का मान 6 कहाँ है? यहाँ पर है। y का मान 0 यहाँ पर है। इसका मतलब ये जो बिंदु है हमें यही मिलेगा।
इसके बाद में अब हम इस बिंदु को जब लिख रहे हैं तो ये बिंदु अब हमारा बी भी था और क्यू भी कहलाएगा। अब इन दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे, इन दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे तो ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काट कर बाहर निकल जाएंगी, और जिस बिंदु पर ये जो रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं वही इसका हल होता है। तो यहां पर देखिएगा, अब इस बिंदु की ओर बात करें, ये हल का बिंदु है, यही इसका हल है, जिसमें x बराबर से कितना दिया हुआ है 6 आ गया है और y बराबर से कितना है 0 है। तो जो हमारा मुख्य हल है इस पूरे समीकरण के लिए बिना हल किया, अब इस समीकरण को हमने हल नहीं किया था अलग से, हमने इसको ग्राफीय विधि से हल किया है। ग्राफीय विधि क्या होती है? जब उसको हम किसी कार्तीय तल पर या ग्राफ पेपर पर हल करते हैं तो ग्राफीय विधि कहलाती है। तो ग्राफीय विधि पर x का मान है समीकरण 1 तथा 2 के लिए हल क्या होगा, देखिएगा x जो है, x का मान यहां पर 6 रहेगा और जो y है y का मान 0 रहेगा, यही हमारा मुख्य हल है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो तब तक के लिए आप इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक में, तो आइए उसे देख लें। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारी अगली विधि के बारे में, जिसका नाम था रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। जो ये बीजगणितीय विधि हैं ये और भी प्रकार की हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसा कि इसका नाम है प्रतिस्थापन, इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर किसी एक चर राशि का मान निकालेंगे और उसे किसी दूसरी चर राशि के मान पर प्रतिस्थापित कर देंगे, या फिर वहां पर उस मान को हम रख देंगे, जिससे क्या होगा, हमें दूसरी चर राशि का मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसी की सहायता से हम पूरे सवाल को हल करेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे सवाल की, जिसमें हमने एक ये उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है जो है 7x - 15y बराबर से 2, जो समीकरण नंबर 1 नाम दिया है जैसे, और दूसरा है x + 2y बराबर से 3, जैसे समीकरण नंबर 2 नाम दिया है। जब इसे हमें शुरू करना है तो हम यहाँ पर कोई भी एक, सबसे पहले किसी भी एक समीकरण को काम में ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए जो हमें आसान लग रहा है, तो आसान हमारे लिए x वाला है, जिसमें एक यहाँ कोई भी इसका गुणांक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से शुरुआत करते हैं। समीकरण 2 से तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखेंगे x + 2y बराबर से 3 है। तो x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x बराबर से 3 - 2y। तो x का मान जो है वो y के चरण में आ चुका है, यानी कि हमें x का जो मान है वो y के पद में मिल चुका है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x बराबर से कितना हो गया, 3 - 2y, जैसे नाम देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब ये जो मान था ये मान हमने प्राप्त किया है किससे, समीकरण नंबर 2 से प्राप्त किया है। तो इस मान को अब हम समीकरण 2 में तो नहीं रख सकते, अब इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिससे हमें क्या होगा, एक x का जो मान है, यहाँ पर ये y के पदों में लिखा हुआ था x का मान, जिससे पूरा समीकरण y के पक्ष में रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए इसे रख कर देखते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान अब जो है, जो समीकरण 3 का मान है उसे हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब इससे क्या होगा, अभी हम मान रखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो जहां पर x होगा समीकरण 1 में, जहां पर भी x है उस जगह पर हम 3 - 2y रख देंगे। तो पहले समीकरण हम 1 को उतार लेते हैं, जो है 7x - 15y बराबर से 2। अब उसके बाद में इसमें हम x की जगह पर ये पूरा मान रखेंगे, 3 - 2y, तो लिखेंगे 7 ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये जो 7 और x जो है वो गुणा में लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमें पूरा मान लिखना है। तो ये जो पूरा मान है इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 - 2y ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये है -15y जो बराबर होगा 2 के। अब इस समीकरण को यहाँ लेकर चलते हैं ताकि हम इसे हल कर सकें। तो इसके बाद देखिएगा, अब ये यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर जो 7 लिखा हुआ है, 7 का गुणा अंदर कर देंगे दोनों संख्याओं से। तो 7 का गुणा जब 3 से करेंगे तो आएगा 21, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। 7 का गुणा 2 से करने पर आता है 14, और जो y है वो y आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, और फिर है 15y, तो यहाँ लिखेंगे 15y जो पूरा बराबर हो जाएगा किसके, 2 के। अब इसके बाद देखिएगा, जो चर राशियां हैं, चर राशि जो है उनको एक जगह पर रखेंगे और जो अचर राशि है उन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए
अब यहाँ पर बचा हुआ क्या है हमारे पास, -14 बाई -15 जो बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगा अब ये अब ये हमारा जो मान है ये बराबर हो जाएगा 21, जो इधर प्लस का है दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस से 21 के बराबर। अब इसके बाद देखिएगा दोनों तरफ जो संख्या है वो ऋणात्मक है, इस कारण से ये जुड़ेंगी लेकिन चिन्ह जो है वो ऋणात्मक ही होगा, तो हम इसको लिखेंगे -2 9 29 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22 जो बराबर किसके होगा। अब यहाँ पर फिर से बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो उत्तर भी हमारा ऋणात्मक होगा, बराबर से 19 के, वो भी माइनस में। अब हमें बाई का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो बाई का मान निकालना है तो जो संख्या गुणा में है उस संख्या को यहाँ भाग में ले जाएंगे, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे -19 बटे, और जो 29 है इसको लिखेंगे -29। अब माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे बाई का मान हमें क्या प्राप्त हो चुका है, देन बाई बराबर से हो गया है 19 बटे 29। तो ये हमारा बाई का मान हमें अब एक ही बार में मिल चुका है। इस प्रकार जो मान अब हमें बाई का प्राप्त हुआ है इसे हम अगला समीकरण का नाम देंगे। तो हमने एक यहाँ दिया हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा मान हमने एक्स के समीकरण को दिया था, और इस समीकरण को अब हम समीकरण नंबर 4 देंगे। ये समीकरण नंबर 4 हो चुका है। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में हमें बाई का जो मान है वो निश्चित प्राप्त हो चुका है, ये एक फिक्स मान है इसका। अब इसके बाद में बाई का जो मान है वो हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, ताकि हमें एक्स का मान भी प्राप्त हो जाए। तो इसको आगे कर लेते हैं, आगे लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिएगा समीकरण 4 जो है इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर से 3 माइनस उसके बाद है 2 बाई, तो 2 यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ये मान 19 बटे 29, और उसके बाद में अब इसको हल करेंगे। अब तो यहाँ लिखेंगे x बराबर से 3, और उसके बाद जो 2 है वो गुणा हो रहा है किससे, 19 से, और बटे में लिखा हुआ है 29। जब भी कभी पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न से किया जाता है तब पूर्ण संख्या को सिर्फ अंश से गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा 19 से करेंगे तो यह आएगा 38 माइनस 38 बटे 29। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसे एलसीएम लेकर यहाँ पर लैसे लेकर इसे हल कर सकते हैं, अगर इतना ही लिखना चाहें तो इतना भी इसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन हम इसको लैसे लेकर आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए x बराबर से हो जाएगा, लैसे लेंगे तो दोनों का लैसे आएगा जो 29 होगा, उसके बाद 1 से 29 में भाग देंगे 29 ही आएगा। अब 29 का गुणा हमें 3 से करना पड़ेगा 29 से कम 29, 29 2 58, 29 3 87, तो ये आ जाएगा 87 और माइनस, और ये आ जाएगा 38। तो अब इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पर घटाना होगा बस, तो हम लिखेंगे x बराबर से, अब 87 में से जब 38 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 में से पहले 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 9, और उसके बाद में अब 8 जो है वो एक कम हो जाएगा 7 में से, अब जब 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। उसके बाद में 29 नीचे लिखा हुआ है, इसे 29 लिख देंगे। अब x का मान जो है वो हमें प्राप्त हो चुका है, तो ये हमारे x का मान होगा। अब इसके बाद अगर हम चाहें तो इसको एक नए समीकरण का नाम दे सकते हैं जो होगा समीकरण नंबर 5, इसको हम समीकरण नंबर 5 दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने x का जो मान था वो निकाल लिया है। इन दोनों समीकरणों के लिए हमें x का मान और y का मान दोनों ही प्राप्त हो चुके हैं। अब हम यहाँ अंत में एक बार लिख सकते हैं कि x बराबर से होगा 49 बटे 29, और उसके बाद y जो है वो बराबर होगा इस मान के 19 बटे 29 के, 19 बटे 29। तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण का उपयोग करने के बाद हम आसानी से यहाँ पर समीकरण जो है, जो भी हमें समीकरण दिए हुए हैं उसमें प्रतिस्थापन विधि से उसका हल निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारी अगली विधि के बारे में, तो आइए उसे अब हम देख लें। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारी अगली विधि के बारे में, जिसमें रैखिक समीकरण को हल करने की जो बीजगणितीय विधि है। अब ये दूसरे नंबर की जो विधि है वो है विलोपन विधि। तो अब हम विलोपन विधि के लिए भी हमने वही सवाल लिया है, ताकि आप यहाँ पर जो हमने हल प्राप्त किए थे पहले उन्हीं हल को देख सको कि वो हल जो हैं वो समान है या नहीं है। क्योंकि बीजगणितीय विधि में किसी भी, जब हम रैखिक समीकरण को या किसी प्रकार के समीकरण को जब हल करते हैं तो चाहे हम किसी भी प्रकार की विधि का प्रयोग करें तब भी हल जो है वो समान ही हमें प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं विलोपन विधि में क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी एक चर राशि को दोनों समीकरण में समान किया जाता है, या तो वो पहले से समान दिए हुए हों, जब उनके जो गुणनखंड है यदि वो समान है तो विलोपन विधि थोड़ी और आसान हो जाती है। अगर वो समान नहीं है तो पहले हम उसके जो गुणांक हैं, किसी भी एक चर के गुणांक को समान करेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर उस विलोपन विधि का प्रयोग करके उस चर राशि को विलोपित कर देंगे।
देंगे और जिससे सिर्फ एक चर राशि रह जाती है और मान निकालना और भी आसान हो जाता है। तो आइए इसे हम देखते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 जो है वो है 7x माइनस 15y बराबर से 2 और दूसरा है x प्लस 2y बराबर से 3। अब यहां देखा जाए तो 15 है और यहां पर जो 2 है, y के गुणांक 15 और 2 हैं, इनको एक जैसा नहीं बनाया जा सकता आसानी से। बनाने के लिए क्या करना होगा, इस समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा तब ये 30 हो जाएगा और नीचे वाले समीकरण में 15 का गुणा करना पड़ेगा जिससे ये भी 30 हो जाएगा y का मान। या फिर हम दूसरा तरीका आजमा सकते हैं। यहां पर x का जो गुणांक है वो 7 है और यहां x का गुणांक सिर्फ 1 है, इस कारण हम चाहें तो x में 7 का गुणा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, यहां पर ये भी 7x रहेगा और ये भी 7x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर, अब इससे क्या होगा, जब 7 का गुणा किया जाएगा ना तो ये पूरा का पूरा समीकरण जो है वो 7 से गुणा होगा, जिसमें बाएं पक्ष में भी 7 से गुणा करना होगा हमें और दाएं पक्ष में भी 7 से गुणा करना होगा। तो आइए देखते हैं। अब इसके बाद में पहले समीकरण नंबर 1 को लिख लो चाहे, या फिर समीकरण नंबर 2 को डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो पहले हम समीकरण नंबर 1 को ही लिख रहे हैं, तो वो है 7x माइनस 15y और उसके बाद बराबर से 2, और जो समीकरण 2 में गुणा कर रहे हैं तो 7 गुणा x करने पर 7x आ जाएगा, उसके बाद प्लस, और उसके बाद में क्या होगा, 2y है तो यहां पर लिखेंगे हम 7 दूनी 14 और y हो जाएगा, और उसके बाद बराबर से जो 3 है, 3 का गुणा 7 से करने पर हमें 21 प्राप्त होगा, तो यहां लिखेंगे हम 21। अब इसके बाद विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, पहले लाइन खींचेंगे और नीचे दी हुई जो राशियां हैं, नीचे दी हुई जो संख्याएं हैं, इनको हम घटाएंगे, क्योंकि विलोपन में क्या करना होता है, हमें एक घटा करना होता है, तो हम इनको घटाएंगे। तो घटा करने पर जैसे ये प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की संख्या है, लेकिन जब इसे घटाया जाता है तो ये तो धनात्मक रहती है, लेकिन जो दूसरी संख्या है वो ऋणात्मक हो जाती है। इस कारण इसके चिन्ह जो है वो विपरीत होंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस होगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो 7x इधर है, 7x इधर है, ये प्लस का ये माइनस, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। जब ये दोनों ही एक दूसरे से कट जाते हैं, इसी को ही विलोपन कहा जाता है। अब इसके बाद देखो यहां पर 15y है और यहां पर माइनस के 14y, दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 29y बराबर से इन दोनों को जोड़िएगा, ये हो जाएगा माइनस का 19। अब हमें y का मान निकालना है और यहां पर ये भी माइनस में ही था, तो यहां पर अब हमें y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, जो 29 है माइनस का वो गुणा में है, इधर आकर भाग में आ जाएगा, तो y का मान लिखेंगे। यहां पर लिख सकते हैं हम y बराबर से -19 बटे -29, उसके बाद माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा y बराबर से 19 बटे 29, और हम चाहें तो इन दोनों चिन्हों को यहीं से काट भी सकते हैं। अब इसके बाद हमें y का मान तो मिल गया है, तो इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि हमने क्या किया है, यहां पर इस समीकरण को तो कथन के अनुसार हल किया था यहां पर, और यहां पर हमने इसको एक नए समीकरण के रूप में नाम दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समीकरण 3 का मान उस समीकरण में रखेंगे जिसमें हमने परिवर्तन नहीं किया था, या फिर हम चाहें तो किसी में भी रख सकते हैं, दोनों से हमें हल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखिए, अब y का मान जो है वो समीकरण 2 में रखते हैं ताकि x का मान आसानी से निकाला जा सके। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए 2 में क्या करना होगा, x जो है वो तो x ही रहेगा, यहां पर आएगा x, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहां पर लिखा हुआ है 2y, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 ब्रैकेट स्टार्ट, y की जगह पर हम ये मान रखेंगे जिसमें होगा 19 बटे 29, तो लिखेंगे 19 बटे 29 और उसके बाद बराबर होगा 3 के, बराबर 3। अब देखिए मान निकालते हैं, तो x प्लस, अब 2 का गुणा 19 से करेंगे, यहां पर आएगा 38 बटे 29 बराबर से 3, उसके बाद x का मान निकालना है, x बराबर से 3 माइनस, ये जो पूरी संख्या प्लस की इधर जाकर ये माइनस हो जाएगी, इसलिए हमने माइनस लगाया, माइनस 38 बटे 29, तो x बराबर से हो जाएगा, फिर से लेस लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 29, और उसके बाद 1 से 29 में भाग देंगे तो 29 आएगा, 29 गुणा 3 से करने पर 87 प्राप्त होगा हमें, 87 माइनस 29 का 29 में भाग देने पर 1 आता है, और 1 का गुणा 38 से करने पर 38 आएगा। आप देखिएगा आगे, इसके बाद x बराबर से, अब 87 से 38 घटाएंगे तो हमें 49 प्राप्त होगा, 49 बटे 29। तो इस प्रकार अब हमें x का मान भी प्राप्त हो चुका है, जिसको हम चाहें तो अगला समीकरण का नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 4, और अब हम आगे कथन में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 यहाँ पर y और x के मान को प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम अलग से यहाँ पर लिखेंगे, अतः हल
होंगे x बराबर से 49/29, y बराबर से 19/29। तो इस प्रकार हम यहाँ पर किसी भी विधि का प्रयोग करके, चाहे वो विलोपन विधि हो या फिर चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, हम किसी भी समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर पहले से हल निकाले भी हुए थे जो पिछले सवाल में किया था, इसलिए हमने सवाल को बदला भी नहीं, क्योंकि सवाल को बदलने से आपको हो सकता है ये गलतफहमी होती कि सवाल अलग हुआ है, इस वजह से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि काम करती है। लेकिन हमने एक ही सवाल इस कारण से रखा ताकि आप पहचान सको, चाहे सवाल को विलोपन विधि से हल किया जाए या फिर प्रतिस्थापन विधि से, दोनों ही विधि सवाल को हल करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उस विधि का प्रयोग कर सकते हो। और यदि आपके एग्जाम पेपर में कोई विधि आपको पहले से सवाल में दी हुई है कि आपको इस विधि का ही प्रयोग करना है, तो तब आप उसी विधि का प्रयोग करके सवाल को हल करें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।